नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। चलिए शुभारंभ करते हैं। हेलो दोस्तों, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बीपीएडी, दिस कॉल्ड बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आपका बेसिकली मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है। ठीक है, मूड डिसऑर्डर के कैटेगरी के अंदर ये आता है। ठीक है, इफ अगर आपके मूड में कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो वो कॉज करेगा आपका बीपीएडी। दिस कॉल्ड बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, राइट। चलिए मैं आपको बहुत इजी से समझाने की कोशिश करता हूं। बायपोलर का मतलब क्या होता है? बायपोलर का मतलब होता है, अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दे, बाई का मतलब होता है टू, पोलर का मतलब होता है पोल्स। ठीक है, पोलर का मतलब होता है पोल। ऐसी चीज जिसमें दो पोल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायपोलर। यहां पर पोल बोलने का मतलब होता है कि दो डिसऑर्डर्स जो इसके अंदर आते हैं, जो सिम्टम जो इसके अंदर आते हैं, एक पोल में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनिया, और एक पोल में होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें दो चीजें हमको देखने को मिलती है। एक इंडिविजुअल के अंदर दो डिसऑर्डर देखने को मिलता है। फर्स्ट दिस कॉल्ड मेनिया एंड सेकेंड दिस कॉल्ड डिप्रेशन, राइट। उसको मेनिया भी आएगा और डिप्रेशन भी आएगा। मेनिया का मतलब होता है यूफोरिया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा एग्रेशन करना, वो एक मेनिया डिसऑर्डर होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड सैडनेस, राइट, सैडनेस। तो ये दोनों चीजें हमको देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद दूसरा साइलेंट सिम्टम हमको पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो हम बायपोलर से क्या समझते हैं? बायपोलर से बेसिकली ये समझते हैं कि इसमें दो पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं, जिसमें एक पोल में मेनिया होता है और एक पोल में डिप्रेशन होता है। मतलब दो डिसऑर्डर्स एक इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों डिसऑर्डर हमको अलग अलग समय पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक साथ हमको देखने को नहीं मिलेंगे। या तो पहले मेनिया आ जाएगा और कुछ समय के बाद हमको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, या तो पहले डिप्रेशन आ जाएगा और कुछ समय के बाद हमको मेनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। चलिए डेफिनेशन पार्ट से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं जिससे आपको आगे समझने में इजी होगा। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं दिस कॉल्ड मेनिया। मेनिया का मतलब क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है एक्सट्रीम यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। ठीक है, तो मेनिया में बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है एग्रेशन या फिर एक्साइटमेंट। ठीक है, हमको या तो एग्रेशन देखने को मिलता है, या तो हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूफोरिया। तो मेनिया का मतलब होता है बेसिकली एक्सट्रीम यूफोरिया। सेकेंड टर्म जो हम लोग देख लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है, सब लोग जानते हैं, जिसको एक्सट्रीम सैडनेस। इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, क्या फीचर्स देखने को मिलता है? इसमें हमको फीचर्स देखने को मिलता है सैडनेस। ठीक है, तो डिप्रेशन में बेसिकली हमको एक्सट्रीम सैडनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हाइपोमेनिया। ठीक है, हाइपोमेनिया क्या है? हाइपोमेनिया इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया। माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलेशन। इलेशन टर्म्स मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर इलेशन का मतलब क्या होता है? मॉडरेट मेनिया, मतलब ऐसा स्टेज जिसमें मेनिया का स्टेज जो होता है वो मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता। ठीक है, मेनिया तो होता है लेकिन बहुत सीवियर फॉर्म में नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम स्टेज में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोमेनिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको डोनेट करते हैं किससे करते हैं? दिस कॉल इलेशन से। ठीक है, इलेशन का मतलब होता है मॉडरेट फॉर्म ऑफ मेनिया या फिर मॉडरेट स्टेज ऑफ मेनिया। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या देख लिए टर्म्स में? ये टर्म्स को आप लोग समझ कर रखिएगा, ये टर्म्स को लेकर चलिएगा, आगे आपको बेसिकली इसी से ही समझना है। तो हम लोग क्या देखे? मेनिया का मतलब देखे दैट्स कॉल्ड एक्सट्रीम यूफोरिया। डिप्रेशन का मतलब देखे दैट्स कॉल्ड एक्सट्रीम सैडनेस। एंड हाइपोमेनिया का मतलब देखे दैट्स कॉल्ड माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया, माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन पार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन एक्चुअली बोल क्या रहा है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन पार्ट, मतलब डेफिनेशन ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे डेफिनेशन पार्ट। यहां पर क्या बोलता है, अ बाइपोलर डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूड स्विंग्स फ्रॉम प्रोफाउंड डिप्रेशन टू एक्सट्रीम यूफोरिया या फिर मेनिया विद इंटरवल्स पीरियड। एक बार और पढ़ देता हूं, अ बाइपोलर डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूड स्विंग्स फ्रॉम प्रोफाउंड डिप्रेशन टू एक्सट्रीम यूफोरिया विद इंटरवल्स पीरियड। मीन्स यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मतलब होता है मूड का चेंजेस होना, राइट। मूड मतलब सडन कुछ मूड्स का चेंजेस होना, उसको हम लोग कहते हैं मूड स्विंग्स। मतलब पहले हम क्या होते हैं, मेनिया कंडीशन में होते हैं, फिर डिप्रेशन कंडीशन में चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन कंडीशन में होते हैं, फिर मेनिया स्टेज में आ जाते हैं। तो तुरंत मूड्स का चेंज होना उसको बोलते हैं मूड स्विंग्स। मतलब सडन कोई मूड्स और दूसरा मूड में चेंज हो जाना, उससे हम कहते हैं मूड स्विंग। फ्रॉम प्रोफाउंड डिप्रेशन, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली, दिस कॉल्ड प्रोफाउंड। प्रोफाउंड डिप्रेशन टू एक्सट्रीम यूफोरिया, मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें मूड जो होता है वो स्विंग हो जाता है, किसमें, प्रोफाउंड डिप्रेशन से यूफोरिया स्टेज में। मतलब पेशेंट पहले डिप्रेशन में होता है और डिप्रेशन में होने के बाद क्या होता है, वो तुरंत सडन क्या आता है, यूफोरिया स्टेज में चला जाता है, मतलब मीनिया स्टेज में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में बेसिकली क्या बोलते हैं, इसमें दो पोल्स पाए जाते हैं। जैसे शुरू में मैंने पढ़ाया था, एक जो आता है दैट्स कॉल्ड मेनिया और एक जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन। ठीक है, तो पेशेंट का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, आपका मेनिया से डिप्रेशन में चले जाता है या फिर डिप्रेशन से मेनिया में आ जाता है, लेकिन एक इंटरवल पीरियड्स में आता है। क्लियर हो गया, जैसे अभी आया तो थोड़ी देर के बाद आएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर पहले डिप्रेशन में होगा तो थोड़ी देर के बाद वो एग्रेसिव हो जाएगा, मेनिया स्टेज पे चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर। ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़े कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है मूड स्विंग्स। किसमें मूड स्विंग्स होता है, प्रोफाउंड डिप्रेशन टू एक्सट्रीम मेनिया में। मतलब पहले प्रोफाउंड डिप्रेशन, प्रोफाउंड का मतलब होता है वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, वो क्या करता है, वो डिप्रेशन क्या होता है, एक्सट्रीम मेनिया में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, या फिर दिस कॉल्ड BPAD, दिस कॉल्ड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। चलिए तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आप कंफ्यूज होंगे कि टाइप्स ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है भी है कि नहीं है, लेकिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में दो टाइप्स के बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड बाइपोलर 1 एंड सेकेंड दिस कॉल्ड बाइपोलर 2। ठीक है, तो बाइपोलर को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो बाइपोलर 1 जो होता है, बाइपोलर 1 में बेसिकली इंडिविजुअल जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो फुल सिंड्रोम ऑफ मेनिया वो एक्सपीरियंस करता है, मेनिया एक्सपीरियंस करता है और एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मतलब यहां पर आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, हमको फुल सिंड्रोम किसको देखने को मिलेगा, हमको मेनिया का फुल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, लेकिन डिप्रेशन जो होगा वो एपिसोड्स में होगा। डिप्रेशन किस में होगा, एपिसोड्स में होगा, राइट। मेनिया हमको इसमें क्या देखने को मिलेगा, फुल देखने को मिलेगा, और मेनिया का सिम्टम जो है मेरे को उसको में फुल देखने को मिलेगा, लेकिन डिप्रेशन जो होगा वो हमको एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, राइट। ये होता है बाइपोलर फर्स्ट। द नेक्स्ट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर सेकेंड। बाइपोलर सेकेंड जो होता है उसमें हम लोग बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है, मेजर डिप्रेशन। डिप्रेशन के मेजर का डिप्रेशन का जो स्टेज होता है वो क्या होता है, मेजर डिप्रेशन होता है, और इसमें हमको देखने को मिलता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मैंने आपको बता दिया है, उसको हम लोग बेसिकली इलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है इसमें देखने को मिलता है हाइपोमेनिया, लेकिन हमको फर्स्ट में क्या देखने को मिला, हमको फर्स्ट में देखने को मिला एक्सेसिव क्या मेनिया, और डिप्रेशन किस में देखने को मिला, एपिसोड्स में। लेकिन बाइपोलर 2 में हमको मेजर डिप्रेशन देखने को मिलता है और साथ में क्या देखने को मिलता है, हाइपोमेनिया। और हाइपोमेनिया का मतलब होता है इलेशन, और इलेशन का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड मॉडरेट फॉर्म ऑफ मेनिया।
मतलब मेनिया का मॉडरेट फॉर्म या फिर मॉडरेट स्टेज। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप्स के या फिर दो कैटेगरीज में बायपोलर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दिस कॉल्ड बायपोलर फर्स्ट एंड सेकेंड दिस कॉल्ड बायपोलर सेकेंड। ठीक है, तो बायपोलर फर्स्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, बायपोलर फर्स्ट में हमको बेसिकली मेनिया सिंड्रोम्स फुल देखने को मिलता है और डिप्रेशन जो होता है वो एपिसोड्स में देखने को मिलता है। लेकिन बायपोलर 2 में हमको मेजर डिप्रेशन देखने को मिलता है और साथ में हमको हाइपोमेनिया देखने को मिलता है। तो हाइपोमेनिया का मतलब क्या होता है, हाइपोमेनिया का मतलब होता है इलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट फॉर्म ऑफ मेनिया। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है या फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। तो बोर्ड पे बनिए रहिए, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बीपीएडी। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि बीपीएडी का मतलब क्या होता है। बीपीएडी का मतलब होता है बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें दो पोल देखने को मिलते हैं। एक पोल में जो होता है वो होता है डिप्रेशन और एक पोल में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनिया, राइट। तो यहाँ पर सिम्टम्स भी क्या होंगे, मेनिया के अलग होंगे और डिप्रेशन के अलग होंगे। तो चलिए पहले देखते हैं मेनिया के डिप्रेशन क्या क्या है। तो बीपीएडी में मेनिया के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन 4 जो होते हैं वो बहुत मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनिया के आपके बीपीएडी में। तो चलिए उसको पहले देखते हैं, फिर मैं आगे आपको और बताऊंगा कि अदर और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मेनिया में बेसिकली बीपीएडी के मेनिया में बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर्स होता है वो होता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। मतलब ये कौन सा स्टेज है, यूफोरिया जो है वो माइल्ड एलिवेशन है, मतलब माइल्ड स्टेज है। ठीक है, ये कौन सा स्टेज है, माइल्ड स्टेज, मतलब अभी कम स्टेज पे है। सेकेंड स्टेज जो मेनिया का होता है उसको बोलते हैं हम इलेशन। इलेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इलेशन का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड। ये कौन सा फॉर्म है, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट, मतलब माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा, दैट्स कॉल्ड मॉडरेट। क्लियर हो गया। थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन जो होता है उसका मतलब होता है सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, मतलब मॉडरेट से ज्यादा, दैट्स कॉल्ड सीवियर। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने देखा माइल्ड, देन मॉडरेट, देन हम क्या देखते हैं, सीवियर, उसको बोलते हैं हम एक्सल्टेशन। देन फोर्थ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड वेरी एलिवेशंस ऑफ मूड, मतलब सीवियर से भी ज्यादा जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेसी। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 4 E's। अगर कभी भी आपको मेनिया का क्लिनिकल फीचर्स पूछे तो आप बेसिकली 4 E's बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 E's में फर्स्ट E जो होता है दैट्स कॉल्ड यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। देन सेकेंड दिस कॉल्ड इलेशन। इलेशन का मतलब होता है मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड। थर्ड दिस कॉल्ड उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन, दिस कॉल्ड सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। एंड फोर्थ दिस कॉल्ड एक्सटेसी, दिस कॉल्ड वेरी एलिवेशन ऑफ मूड, मतलब सीवियर से भी ज्यादा। तो बेसिकली आपके बीपीएडी के मेनिया सेक्शन में आपको 4 क्लिनिकल फीचर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए आपको 4 E's याद रखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स है देखने को मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हमको देखने को मिलता है। चलिए उसके अलावा और भी बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स जो होता है दैट्स कॉल्ड एलिवेटेड मूड। हमको क्या देखने को मिलता है, इफ अगर पेशेंट मेनिया के कंडीशन में है, अगर पेशेंट ज्यादा एग्रेशन में है या फिर पेशेंट ज्यादा यूफोरिया स्टेज में है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा एलिवेटेड मूड। इसके साथ साथ हमको पेशेंट को इरिटेबल मूड देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट रहेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा। देन उसके अलावा हमको देखने को मिलेगा पेशेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव रहेगा, बहुत ज्यादा बात करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोर टॉकेटिव। ठीक है, उसके अलावा हमको देखने को मिलेगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है कि आइडियाज का स्विंग होना। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, अभी कुछ बात कर रहा है फिर सडन चेंज हो जाएगा, किसी और टॉपिक पे चला जाएगा, फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करेगा। तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। मतलब एक पर्टिकुलर चीजों पर वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टेबल नहीं होगा, वो अदर टॉपिक पे क्या होगा, सडन चेंज हो रहा होगा, उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है
ओवर एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा ओवर होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर एक्टिविटी। देन इसके अलावा क्या होगा, ओवर एक्टिविटी होने के कारण क्या होगा आपका, या फिर एग्रेशन होने के कारण, इरिटेबल मूड होने के कारण हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। स्पीच में क्या देखने को मिलेगा हमको, प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, डिल्यूजन देखने को मिलेगा और ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीव करना। ठीक है, एंड हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो चीज नहीं हो उसको भी विश्वास कर लेना। ठीक है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, इसका क्लास में आपको आगे डिटेल में लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट्स कॉल्ड, उसको हम लोग देखने को मिलता है आपका ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड यूनिकनेस, अपने आप को यूनिकनेस समझना और बहुत ज्यादा चीजों में अपने आप को सुपीरियरिटी समझना, बहुत सारी चीजों को जानना कि सब चीज मैं कर सकता हूं, उसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड ग्रैंडियोसिटी। क्लियर हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैंडियोसिटी। जो चीज अनरियलिस्टिक होती है, मतलब रियल नहीं होता लेकिन उसको समझना कि वो है, दैट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको मीनिंग में बहुत सारे साइलेंस सेंटेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिवेटेड मूड, इरिटेबल मूड, मोर टॉकेटिव, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ओवर एक्टिविटी, प्रेशर ऑफ स्पीच, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी। तो ये सारी चीजें हमको क्या देखने को मिलती है, बायपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की मेनिया कैटेगरी के अंदर हमको देखने को मिलता है। राइट, क्लियर हो गया। चलिए अभी आगे देखते हैं कि डिप्रेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि डिप्रेशन में क्या हमको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो देखते हैं बीपीएडी में डिप्रेशन के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो फर्स्ट डिप्रेशन के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है दैट्स कॉल्ड इंटेंस सैडनेस। आपको बहुत ज्यादा सैडनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट अपने आप को सैड फील करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में बेसिकली सैडनेस हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा, पेशेंट में एनर्जी लेवल जो होगा बहुत कम होगा, लो मात्रा में क्या होगा आपका एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको क्या देखने को मिलती है, लॉस ऑफ एनर्जी में। उसके अलावा हमको क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज स्लीप, स्लीप की टेंडेंसी में भी कम हो जाएगा, उसको प्रॉपर्ली नींद नहीं आ रही होगी, उसको बोलते हैं डिक्रीज स्लीप। उसके अलावा डिक्रीज एपेटाइट। ठीक है, बेसिकली डिप्रेशन होने के कारण क्या होता है, हमारा इंटेक जो होता है, फूड का जो इंटेक होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज के लिए क्या होता है, बार बार सोचते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा थॉट प्रोसेस उस टॉपिक पर लगातार चल रहा होता है, जिसके कारण हमारा प्रॉपरली कंसंट्रेशन हमारे इंटेक पे नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा एपेटाइट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा थॉट प्रोसेस ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हमारा एपेटाइट क्या होता है, कम हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। हमको प्रॉपर्ली कंसंट्रेशन नहीं करने को मिल पाएगा, हम प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो डिप्रेशन में रहेगा तो उसके अलावा क्या होता है, आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। पेशेंट में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी हो। ठीक है, क्या होता है कि बेसिकली देखिए, आपका थॉट प्रोसेस, अगर मान लीजिए कोई चीजें इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, ठीक है, लेकिन ये इंसिडेंट क्या करता है, एक थॉट प्रोसेस को पैदा करता है। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस लगातार क्या होता है, आपके माइंड पर क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, चल रहा होता है। ठीक है, अब इस थॉट प्रोसेस को कंटिन्यूअसली चलने के कारण क्या होता है, आप और बहुत सारी चीजों से क्या करते हो, इस टॉपिक को क्या करते हो, लिंकअप कर लेते हो। ठीक है, जब ये लिंकअप हो जाता है किसी और अदर टॉपिक के साथ, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण लगातार क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है और आप अदर चीजों के साथ, अदर टॉपिक के साथ उसे लिंकअप कर लेते हैं। क्लियर हो गया, जिसके कारण क्या होता है, आपको लगने लगता है कि आपका लाइफ जो है वो क्या है, वेस्ट है। क्लियर हो गया, इसीलिए पेशेंट में क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ने लगती है। उसको लगने लगता है कि मैं अपने लाइफ को क्या करूंगा, खत्म कर लूंगा, जिसके कारण क्या होगा, मैं सब चीजों से, इन सारे थॉट से क्या हो जाएगा, मेरे को रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये थॉट प्रोसेस लगातार उनके दिमाग पर चल रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें सुसाइडल टेंडेंसी इसीलिए ज्यादा होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
इसीलिए कभी भी जब भी आपके कोई भी रिलेटिव या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स में अगर आपको डिप्रेशन देखने को मिले तो बेसिकली आप जरूर से जरूर उसका क्या कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, साइकियाट्रिस्ट से मिलाएं, काउंसलर से मिलाएं, उनसे बात करें, ठीक है, क्योंकि उनको क्या होना चाहिए, सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में क्या देखने को मिलता है हमको, डिप्रेशन में हमको देखने को मिलता है इंटेंस सैडनेस, इसके अलावा हमको देखने को मिलता है लॉस ऑफ एनर्जी, उसके अलावा हमको देखने को मिलता है डिक्रीज स्लीप, उसके अलावा डिक्रीज एपेटाइट, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये सारी चीजें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमको डिप्रेशन में देखने को मिलती है। किसके डिप्रेशन में, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के डिप्रेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि ट्रीटमेंट पार्ट में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। चलिए तो देखते हैं ट्रीटमेंट पार्ट और देखते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली बीपीएडी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में हमको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट दिस कॉल इंडिविजुअल थेरेपी। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, बाइपोलर में मेनिया में देखने को मिलता है और डिप्रेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली मेनिया वाले पेशेंट को हमको इंडिविजुअल थेरेपी देना चाहिए। क्यों इंडिविजुअल थेरेपी देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो क्या होता है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप में नहीं होता, मतलब प्रॉपर्ली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं बना रहा होता, पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहता है, पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है। इसलिए हमको पहले क्या करना चाहिए, पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देना चाहिए और इंडिविजुअली पेशेंट को बात करके, काउंसलिंग करके, थेरेपी देके पेशेंट के लेवल को, पेशेंट के मूड को जो है वो क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के मूड को क्या करना चाहिए, हमको चेंज करना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये हमको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल थेरेपी सबसे पहले देना चाहिए। देन नेक्स्ट देना चाहिए हमको ग्रुप थेरेपी। ग्रुप में भी हमको थेरेपी देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रुप थेरेपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव थेरेपी है, जो क्या करता है, ग्रुप में एनकरेज करने के लिए मदद करता है। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे लाइफ को भी सोचकर हमको एनकरेज करने में मदद मिलती है, इसीलिए हमको ग्रुप थेरेपी पेशेंट को देने चाहिए। उसके अलावा हमको क्या देना चाहिए, दिस कॉल्ड फैमिली थेरेपी। फैमिली सपोर्ट हमेशा बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रुप और इंडिविजुअल थेरेपी हमेशा आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपको आज हम ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं, पेशेंट को ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं तो हमेशा पेशेंट ग्रुप थेरेपी में रहेगा, नहीं। एक समय के बाद पेशेंट जब रिकवर हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, फैमिली के पास दे देंगे। ठीक है, फैमिली के पास वो चला जाएगा। तो जब फैमिली के पास चला जाएगा तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट, फैमिली इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट पेशेंट के लिए जरूरी है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए। इफ अगर फैमिली ही सपोर्ट नहीं करेगा, इफ अगर फैमिली ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पेशेंट जो होगा वो और इरिटेट होगा, पेशेंट और ज्यादा एग्रेसिव होगा। ठीक है, और उसकी तबियत जो होगी वो और खराब होते चला जाएगा, उसकी स्टेटस जो होता है वो और डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, इसलिए फैमिली थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमको कॉग्निटिव थेरेपी भी देना पड़ेगा पेशेंट के रीजनिंग के लिए, पेशेंट के डेवलपमेंट के लिए, पेशेंट के थिंकिंग के लिए, पेशेंट के और अदर एक्टिविटीज के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को कॉग्निटिव थेरेपी देना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, सोसाइटी में प्रॉपरली स्टेबल हो सके। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारे थेरेपीज हमको बेसिकली देने हैं। कौन कौन सी थेरेपी, हमको इंडिविजुअल थेरेपी देना है, हमको ग्रुप थेरेपी देना है, हमको फैमिली थेरेपी देना है, फैमिली सपोर्ट थेरेपी देना है, कॉग्निटिव थेरेपी देना है। ठीक है, ये सारे थेरेपीज हमको क्या करता है, पेशेंट को डेवलपमेंट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो पेशेंट को थेरेपी ज्यादा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पेशेंट जो हो जल्दी से जल्दी रिकवर हो। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के साथ साथ ये थेरेपीज जो आपका सपोर्टिव थेरेपीज है, ये थेरेपीज भी बहुत जरूरी है पेशेंट के जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए, एक सोसाइटी में प्रॉपर स्टेबल करने के लिए पेशेंट के लिए ये सारे थेरेपीज जरूरी हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है एक ट्रीटमेंट पार्ट में। चलिए अब देखते हैं साइकोफार्माकोलॉजी क्या है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम क्या देते हैं, पेशेंट को लिथियम देते हैं, कितना 400 to 500 mg। ठीक है, पर डे दे सकते हैं आप, पर डे।
ठीक है, 400 to 500 mg पर डे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, लिथियम जो है वो क्या है, ओल्डेस्ट ड्रग्स है ट्रीटमेंट किसके लिए, मेनिया के लिए। बेसिकली 5 से 7 डेज में क्या होता है, ये आपके साथ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बना लेता है, फिर थेरेपेटिक लेवल मेंटेन कर लेता है आपके ब्लड स्ट्रीम के साथ। ठीक है, और ये क्या होता है, बहुत इफेक्टिव है मेनिया के पेशेंट्स के लिए। क्लियर हो गया। ये क्या करता है, बेसिकली आपका लिथियम ड्रग्स क्या करता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। जो भी इनबैलेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो नर्व इंपल्सेस अलग अलग जगह पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उन सारे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, ये बैलेंस करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करता है, ये आपका इंट्रासेलुलर चेंजेस में भी मदद करता है। क्लियर हो गया। जिसके कारण क्या होता है, आपका मेनिया जो लेवल होता है, जो इंपल्सेस जनरेट हो रहा होता है, वो इंपल्सेस को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, इसीलिए लिथियम जो होता है वो बहुत इफेक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन कौन से हमको ड्रग्स देखने को मिलते हैं, या फिर और कौन कौन से हम लोग ड्रग्स देते हैं। चलिए, लिथियम के अलावा और क्या क्या ड्रग्स देते हैं देखते हैं। लिथियम के अलावा हम सोडियम वेलप्रेट 500 mg दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप उसको बीडी भी दे सकते हो, या तो उसको आप ओडी भी दे सकते हो। ये क्या करता है, जस्ट कॉल एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। ठीक है, क्या है ये, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वर्शन को रिड्यूस करता है, कन्वर्शन को कम करता है। देखिए क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो चल रहे होते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स पेशेंट को चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम करता होता है, जब कोई अदर ड्रग चलता है, वो क्या करता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जिसके कारण हो सकता है, चांसेस हो कि पेशेंट को कन्वर्शन आ जाए, या फिर पेशेंट को कन्वर्शन हो सकता है। इसीलिए हम उसको साथ में एंटी कन्वर्सेंट ड्रग देते हैं, ताकि क्या हो सके, पेशेंट को कन्वर्शन ना आए और पेशेंट का न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या हो, प्रॉपर्ली बैलेंस रहे। क्लियर हो गया, या फिर धीरे धीरे स्टेबल हो। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देते हैं, पेशेंट को क्लोजापिन देते हैं, 50 या फिर 100 mg दे सकते हैं। आप इसको बीडी भी दे सकते हो, या फिर आप इसको ओडी भी दे सकते हो। क्लियर हो गया। वो डिपेंड करता है कि साइकेट्रिस्ट क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे वही आपको क्या करेगा, उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। लेकिन हम यहाँ पढ़ने के लिए जान लें कि क्या क्या चीजें हमको देना, या फिर क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लोजापिन जो है वो बेसिकली एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके मैनिक एपिसोड्स को। ठीक है, जो भी मेनिया के जो एपिसोड्स आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, क्लोजापिन। तो बेसिकली हम इसको 50 या फिर 100 mg बीडी या फिर ओडी दे सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो हम बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन ये सारे ड्रग्स आप तभी यूज कर पाएंगे जब कोई साइकेट्रिस्ट उसको प्रिस्क्राइब करे। क्लियर हो गया। तो हमेशा जो भी साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करे उसी के हिसाब से आप ड्रग्स को दें। ठीक है, और ड्रग्स को जब तक साइकेट्रिस्ट ना बोले तब तक उस ड्रग को स्टॉप ना करें, रूटीन में उसको चलाते रहें। क्लियर हो गया। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ऐसे लगने लगता है हमको कि हाँ, हमारा जो मरीज है, हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो रिलेटिव वो क्या होता है, ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन को स्टॉप कर देते हैं। तो प्लीज आप मेडिसिन को स्टॉप मत करिए, कंटिन्यू जब तक डॉक्टर नहीं बोल देता तब तक आप क्या करेंगे, उस मेडिसिन को स्टॉप मत करिए। ठीक है, क्या होता है कि जब हम स्टॉप कर देते हैं मेडिसिन को, तो क्या होता है, जो चीजें बीमारी पहले से होती है वो वापस क्या हो जाती है, रिलैप्स हो जाती है, वापस फिर से आ जाती है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा लेवल पर आ सकता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसीलिए ये सारे ड्रग्स हम बेसिकली पेशेंट को देते हैं। क्लियर हो गया। तो होप सो आप सबको बीपीएडी समझ में आया होगा। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जिस तरीके से आपने मेरी हेल्प कर रही है, मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ा रहे हैं, तो आगे भी आप मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, और जिसको जरूरत है इस वीडियो का उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।